वेलकम टू द्विज क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एंग्लो मैसूर वॉर्स। ये हमारे दोनों इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, जहाँ पे अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ में जीमेल आईडी भी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे इस इनिशिएटिव को आप अपना ढेर सारा प्यार दें। तो चलिए, मैं प्रीति धनखड़ आज के लेक्चर को स्टार्टिंग करती हूँ। एंग्लो मैसूर वॉर्स। मैसूर बेसिकली एक जगह है कर्नाटका के अंदर, और यहाँ पे इस वॉर में 4 मेन कंटेस्टेंट्स हैं: ब्रिटिश, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठा एंड सुपर हीरोज ऑफ मैसूर हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्नेटिक वॉर्स कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट आउट। एंग्लो मैसूर वॉर्स, ये 4 वॉर लड़े जाते हैं। देखिए, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको ये चारों वॉर्स याद करने हैं और इनमें कौन कौन सी ट्रीटी होती है, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। चारों वॉर्स कहाँ पे लड़े जाएंगे? साउथर्न इंडिया के अंदर 18th सेंचुरी में। अब स्टार्टिंग करते हैं हैदर अली से। हैदर अली कौन है? बेसिकली बतौर एक सैनिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाला व्यक्ति अपने मिलिट्री स्किल्स के बलबूते पर दलाइवी की पोजीशन हासिल कर लेता है। दलाइवी माने कमांडर इन चीफ। मैसूर इस वक्त पे कृष्ण राजा वोडियार के अंडर होता है, और धीरे धीरे करके हैदर अली अपने स्किल्स के बलबूते पर डी फैक्टो रूलर बन जाता है मैसूर का। यानी कि गद्दी पर कोई और बैठा है, लेकिन पर्दे के पीछे से राज्य कोई और कर रहा है। हैदर अली ने अपनी आर्मी को मॉडर्न लाइंस के ऊपर ट्रेन करना स्टार्ट किया, और इसमें उसकी मदद किसने की? फ्रेंच ने। उसकी आर्मी के अंदर फ्रेंच सोल्जर्स भी इंक्लूडेड थे। 1755 के अंदर अब हैदर अली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, जिसका नाम है एरिसनल की स्टैब्लिशमेंट। एरिसनल का मतलब होता है हथियार खाना, जहाँ पे हथियारों को जमा करके रखते हैं। उसने एक नए और मॉडर्न आधुनिक रूप से एक एरिसनल की स्टैब्लिशमेंट करी। कहाँ पे? दिंडीगुल। दिंडीगुल कहाँ पे है? तमिलनाडु में, फ्रेंच की मदद से। तो बेसिकली जो मैसूर है वो किसकी तरफ झुका हुआ है? फ्रेंच साइड के ऊपर झुका हुआ है। बल्कि अब जो ब्रिटिश हैं वो इस बात से चिढ़ जाएंगे कि जो मैसूर है वो बहुत ही डेवलपमेंट कर रहा है, और वो भी फ्रेंच आर्मी की मदद से। हैदर अली ने धीरे धीरे करके नए नए इलाकों को कॉन्कर करना शुरू किया, जैसे कि बिंदूर, सुंदा, सेरा, किनारा एंड मलाबार, ताकि वो इंडियन ओशियन के अंदर अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट जमा कर सके, जहाँ पे वो ईजिली उसको एक्सेस कर सके। 1766 के अंदर जब मैसूर ने अपने टेरिटरी को बढ़ाना शुरू किया, तो अब ये बात खटकने लगी किसको? निज़ाम ऑफ हैदराबाद को और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि हैदर अली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। इसके जो तौर तरीके हैं, आर्मी को ट्रेन करने का तरीका है, ये बहुत ही मॉडर्न लाइन्स के ऊपर है। अगर हमने अभी इसके साथ डील नहीं किया तो आगे आने वाले टाइम में ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन के पैदा होगा। इसी से शुरुआत होती है पहले एंग्लो मैसूर वॉर की। टाइम पीरियड क्या है? 1767 टू 1769। अब जैसा कि मैंने बताया था, 4 कंटेस्टेंट्स हैं इन वॉर्स के बीच में। तो अब इस अटैक की शुरुआत होती है जब मराठा मैसूर के ऊपर हमला करते हैं 1766 में। हैदर अली की डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो उसने मराठाओं को 35 लाख रुपए दिए और उनके साथ पीस यानी कि शांति की संधि कर ली। जैसे ही मराठा वापस हुए तो निज़ाम ने अटैक कर दिया मैसूर के ऊपर अंग्रेज़ों की मदद से। इससे पहले कि वॉर का कोई भी कंक्लूजन निकलता, निज़ाम ने अपनी पलटी खा ली और अपनी साइड को चेंज करके हैदर अली की तरफ आ गया। हमें पता है कि हैदर अली की डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इंग्लिश फोर्सेस रिटेलिएट नहीं कर पाई और वो त्रिंचनपल्ली एक जगह है, वहाँ से रिट्रीट करनी यानी कि वापस लौटनी शुरू हो गई। जैसे ही ब्रिटिश आर्मी के जो कमान है वो कर्नल वुड के अंडर में आई, तो हैदर अली थोड़ा घबरा गया और उसने बैटल में से वापस आना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, क्योंकि निज़ाम ने भी उसकी साइड चेंज कर दी थी। तो ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने निज़ाम को धमकी दी कि हम हैदराबाद के ऊपर अटैक करने वाले हैं। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स ने ये धमकी हैदराबाद को दी, तो निज़ाम ने ट्रीटी साइन कर ली किसके साथ? अंग्रेज़ों के साथ। और इस ट्रीटी के तहत जो निज़ाम है वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेगा।
अब इस ट्रीटी के तहत जो निज़ाम है उसने ये कहा कि मैं अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स देने का तैयार हूँ अगर वो मैसूर को जीत करके मुझे सौंपते हैं तो। दीवानी राइट्स का मतलब होता है रेवेन्यू राइट्स और निज़ामत का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। तो निज़ाम ने ये शर्त रख दी अंग्रेज़ों के सामने कि अगर जो ब्रिटिश हैं वो मैसूर को जीत करके निज़ाम को दे देते हैं तो वो उन्हें ये दीवानी राइट्स देने के लिए रेडी है। हैदर अली, अब क्या होता है कि इससे जो ब्रिटिश है उन्होंने हैदर अली के ऊपर अटैक करेंगे। अब हैदर अली वॉज डिफीटेड एट चंगाम एंड तिरुवन्नमलई, यहाँ पे बैटल होती है और यहाँ पे हैदर अली की हार हो जाती है। इसके बाद उसी वक्त पे टीपू सुल्तान कमान उठाता है और अपने पिता की ओर बढ़ता है मद्रास से और इंग्लिश फोर्सेस के साथ एक एग्रीमेंट करता है। अब इस ट्रीटी को हमने क्या नाम दिया है? ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो कब होती है? 1769। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये ट्रीटी याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई? 1769 में। और इस ट्रीटी ऑफ मद्रास के बाद ये तय हुआ कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो जितने भी इलाके उन्होंने जीते हैं वो वापस करेंगे एक दूसरे को। और जो डिस्ट्रिक्ट है आरकोट का, वो जो आरकोट का नवाब है उसको दे दिया जाएगा। और हैदर अली ने प्रॉमिस किया कि अगर हैदर अली और ब्रिटिश फोर्सेस दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि अगर कल को दोनों में से किसी के ऊपर भी अटैक होता है फॉरेन इन्वेजन के टाइम पे तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब यही वजह बनती है, क्या चीज़? यही सपोर्ट करने वाली वजह बनेगी क्या? दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर की। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 84। अब हैदर अली ने ट्रीटी साइन करी थी ब्रिटिशर्स के साथ कि वो उसकी हेल्प करेंगे। अब क्या हुआ कि हैदर अली ने मराठा के स्मॉलर स्टेट्स के जो बॉर्डर के ऊपर स्टेट्स थे उनसे ट्रिब्यूट मांगना शुरू किया। जाहिर सी बात है, आपको रेवेन्यू चाहिए, आपको पैसा चाहिए अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। तो उसने जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनसे ट्रिब्यूट मांगना शुरू किया। और जब उसने ट्रिब्यूट मांगना शुरू किया तो मराठाओं ने इसका रिस्पॉन्स दिया। 1770 में 30,000 फोर्सेस के साथ मराठाओं ने अटैक कर दिया। अब हैदर अली ने ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करी कि आप मेरी मदद कीजिए, लेकिन ब्रिटिश नहीं आए, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हैदर है उसकी टेरिटरीज के ऊपर मराठाओं ने अपना कब्जा कर लिया। हैदर अली ने ब्रिटिशर्स के सामने भीख मांगी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कंडीशन रख दी और ऐसी शर्तें रखी जो हैदर अली के मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं थी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? हैदर अली को पीस करना पड़ा, पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी मराठाओं के साथ विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। अब इसी के चक्कर में हॉस्टिलिटीज यानी कि मतभेद पैदा हो गए किसके बीच में? इंग्लिश। और अब इसी दौरान क्या हो रहा है कि अमेरिका में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है और इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के चक्कर में जो फ्रेंच हैं और ब्रिटिश हैं वो इंटरनेशनल फ्रंट पे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब वहाँ पे भी लड़ाई हो रही है तो जाहिर सी बात है भारत में भी लड़ाई होगी, क्योंकि हमने कार्नेटिक वॉर्स में देखा कि क्या हो रहा था। अब उसी के चक्कर में और जो फ्रेंच है भारत में वो किसके अलायंस में है? हैदर अली के साथ है। तो अब तो तय हो गया था कि अंग्रेज़ों को जैसे तैसे करके मैसूर को हासिल करना ही है और जो हैदर है उसको गद्दी से हटाना ही है एनी हाउ। तो हैदर अली ने एक ग्रैंड अलायंस फॉर्म करी किसके साथ? निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ अलायंस करी और मराठाओं के साथ अलायंस करी किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1779 में। और ये एक पोजीशन है माहे, ये एक फ्रेंच पोजीशन यानी कि फ्रेंच के कब्जे के अंडर एक ही जगह है। इन द डोमिनियन ऑफ हैदर अली वॉज अटैक्ड बाय इंग्लिश। और इस जगह पे इंग्लिश ने अपना अटैक कर दिया और जैसे ही इंग्लिश ने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो इंग्लिश के ऊपर वॉर डिक्लेयर हो गया। हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट को हराया आरकोट के अंदर और इंग्लिश को फोर्स किया कि वो सरेंडर करें और पूरे कार्नेटिक पे कब्जा कर लिया। अब इसके बाद जब इंग्लिश की कमान सर आयरकूट के अंडर आई तो उन्होंने किसको डिफीट किया? हैदर अली को डिफीट किया। कहाँ पे? पोर्ट नोवो पे 1781 में। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली को पोर्ट नोवो पे किसने डिफीट किया, तो आपको क्या आंसर करना है? सर आयरकूट ने डिफीट किया। अब इसी दौरान हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो उनका बेटा है टीपू सुल्तान वो गद्दी के ऊपर बैठता है।
अब इसी के साथ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की समाप्ति होती है और ट्रीटी कौन से साइन होती है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। दिस ट्रीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। और इसमें भी वही कि जो दोनों साइड्स हैं उन्होंने अपने कैप्चर्ड टेरिटरीज को एक्सचेंज करने की बात कही और जो प्रिजनर्स हैं यानी कि जो लोग बंदी बनाए गए हैं उनको छोड़ने की बात करी गई। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बेसिकली कोई खास मतलब रिजल्ट्स निकल कर बाहर नहीं आए। अब हम टीपू के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। टीपू सुल्तान, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टम में किसने प्लांट किया था, तो उसका नाम होगा टीपू सुल्तान। आप सोच सकते हैं 18th सेंचुरी एंड समवन इज थिंकिंग अबाउट लिबर्टी। जब लोगों को फ्रीडम का मतलब नहीं पता, नेशन का मतलब नहीं पता, अ पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट लिबर्टी, तो कहा जाता है कि जो टीपू है वो अपने वक्त से बहुत आगे था। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच ऑफिसर्स को अपने यहाँ एम्प्लॉय किया, अपनी आर्मी को ट्रेन करने की बात कही उनसे कि मेरी आर्मी को आप मॉडर्न लाइन्स के ऊपर ट्रेन करो और इन्हें ऐसा बनाओ कि ये ब्रिटिशर्स के साथ बहुत अच्छे से और कन्वीनियंटली फाइट कर सकें। और जो टीपू सुल्तान है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से बहुत इम्प्रेस था एंड विद दैट ही वॉज द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, टीपू सुल्तान। जैकोबियन क्लब, कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं इसकी पर्सनालिटी के बारे में। देखिए, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम पर्सनालिटीज, द बिग पर्सनालिटीज, कि वो कैसी थी, क्या थी और उन्होंने ऐसा क्या खास काम किया है इतिहास में जो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। टीपू ने नए कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, अ मलौदी लूनर सोलर कैलेंडर एंड अ न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम, जिसने कि मैसूर के अंदर सिल्क इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ होने में हेल्प करी। टीपू ने एक बार एक बहुत ही फेमस बात कही है कि 1 डे ऑफ लाइफ ऑफ अ टाइगर इज बेटर देन 1000 years ऑफ लिविंग एज अ शीप। बहुत बड़ी बात कही है अपने आप में कि एक दिन का जीवन एक टाइगर के रूप में बहुत है, बल्कि उससे कि आप 1000 साल एक बकरी बन के रहें। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बाद जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है मैसूर की वो एक्सपोज हो गई थी कि मैसूर कितना अच्छा है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के अंदर, और इसी के साथ जो अंग्रेज़ हैं उनकी वीकनेस भी एक्सपोज हो गई थी। अब टीपू की बढ़ती ताकत को देखते हुए वो एक खतरा बन रहा था किसके लिए? निज़ाम ऑफ हैदराबाद के लिए, मराठा के लिए और अंग्रेज़ों के लिए। टीपू ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए ताकि वो फ्रेंच की हेल्प से, टर्की की हेल्प से अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सके, और इसीलिए उसने अपने एम्बेसडर्स को भेजा इन अलग अलग देशों, मतलब बाहर के देशों में। टर्की में भेजा, फ्रांस में भेजा अपने एम्बेसडर्स को, ताकि वो वहाँ से मदद ले सके आने वाले टाइम, क्योंकि उसको दिख रहा था कि जो ब्रिटिश हैं वो कभी ना कभी तो उसके ऊपर अटैक करेंगे ही। अब राजा ऑफ ट्रेवेंकोर के लिए भी टीपू जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा था। क्यों? क्योंकि टीपू ने अपनी बाउंड्रीज को धीरे धीरे करके एक्सटेंड करना शुरू कर दिया था, इसीलिए राजा ऑफ ट्रेवेंकोर के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा था। और राजा ऑफ ट्रेवेंकोर की अलायंस किसके साथ है? ब्रिटिश के साथ है। 1789 में ब्रिटिश ने एक ट्रीटी बनाई और अलायंस करी। किसके साथ? ट्रिपोटाइट अलायंस बनाई, यानी कि 3 लोगों की, निज़ाम, मराठा और ब्रिटिश। इन तीनों ने अपनी अलायंस बनाई टीपू के खिलाफ। और इस वक्त में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, वो कमांडर इन चीफ बने इंग्लिश आर्मी के, और उन्होंने टीपू के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया 1790 में। अब जैसे ही वॉर डिक्लेयर हुआ तो कॉर्नवालिस ने बेंगलोर को कैप्चर कर लिया 1791 में। लेकिन टीपू के अंदर ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज हैं, इसी के कारण कॉर्नवालिस बहुत लंबे समय तक वॉर है उसको बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। और इसी बीच में दौरान में जो मराठा हैं उन्होंने कॉर्नवालिस की हेल्प करी ताकि वो कैंपेन को कंटिन्यू रख सकें और श्रीरंगपट्टम के खिलाफ। श्रीरंगपट्टम क्या है? दिस इज द कैपिटल ऑफ टीपू। Swiftly, English forces occupied the hill forts near Seringapatam and seized it in the February 1972.
यानी कि 1972 में जो इंग्लिश हैं उन्होंने जो हिल फोर्ट्स हैं श्रीरंगपट्टम के उनके ऊपर कब्जा कर लिया और इसी के तहत चलते हुए टीपू को ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम साइन करनी पड़ी अंग्रेज़ों के साथ। और इस ट्रीटी के तहत टीपू को अपना आधा साम्राज्य, अपनी आधी डोमिनियंस अंग्रेज़ों को देनी पड़ेंगी और साथ में जो भी वॉर इंडेमनिटी हुई है, यानी कि इस वॉर के चलते जितना भी खर्चा हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसकी अमाउंट था 3 करोड़ रुपए, यानी कि कैन यू इमेजिन उस टाइम पे 3 करोड़ रुपीस, सच एन ह्यूज अमाउंट। और अपने दोनों बेटों को इंग्लिश को सौंपना पड़ेगा एज द हॉस्टेजेस। British secured a large territory on the Malabar coast. In addition, they occupied the बारामहल डिस्ट्रिक्ट एंड दिंडीगल। ब्रिटिशर्स ने बारामहल डिस्ट्रिक्ट और दिंडीगल दोनों पे अपना कब्जा किया और मलाबार कोस्ट पे अपनी एक बहुत बड़ी लार्ज टेरिटरी को अपने अंडर सिक्योर कर लिया। अब जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ गंवाने के बाद टीपू शांत नहीं बैठने वाला था, क्योंकि वो जानता रहा कि उसके अंदर स्किल्स क्या हैं और वो कैपेबल है। पर लेकिन गुस्सा आपको वहीं दिखाना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत हो। टीपू के अंदर पेशेंस नहीं था और उस पेशेंस के ना होने के कारण ही बिकेम वेरी एग्रेसिव। और इसी से शुरुआत होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की 1799 में। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम फेल हो गई। दोनों के बीच में एक पीस को बनाने के लिए, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में ट्रीटी हुई थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इट गॉट फेल्ड। टीपू सुल्तान ने अपने मिशनरीज भेजी कहाँ पे? काबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, अरेबिया, फ्रांस, ताकि वहाँ से उसको सपोर्ट मिल सके। अब इस टाइम तक वेलेस्ले जो है वो गद्दी पर आ जाते हैं और वेलेस्ले ने ट्रिपल अलायंस बनाई 1790 में मराठाओं के साथ। हालांकि ये प्रपोजल अब की बार मराठाओं ने एक्सेप्ट नहीं किया और मराठा अब की बार न्यूट्रल रहे। Subsidiary alliance with the Nizam was concluded by the British, and as a consequence, the French force at Hyderabad was disbanded. और जो निज़ाम है हैदराबाद का, उसने सब्सिडरी अलायंस कर रखी थी किसके साथ? अंग्रेज़ों के साथ। और सब्सिडरी अलायंस करने के बाद उन्होंने जितने भी पोजीशंस थे, जो फ्रेंच की फैक्ट्रीज वहाँ पे काम जो उनका चल रहा था हैदराबाद के अंदर, वो फ्रेंच जो निज़ाम है हैदराबाद का, उसने साफ साफ उनको वहाँ से निकल जाने की धमकी दी कि आप यहाँ से जाइए और इसको छोड़िए। Wellesley set out to pursue Tipu to accept a pact of subsidiary alliance and wrote letters requesting the Tipu to dismiss the French. अब वेलेस्ले ने टीपू के सामने ऑफर रखा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लीजिए। सब्सिडरी अलायंस क्या है? इसका मतलब ये है कि आप हमारे साथ संधि करेंगे, एक ट्रीटी साइन करेंगे जिसके तहत आपके राज्य में आपके जितने भी डिसीजंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को छोड़ करके हमारी उसमें सहमति होगी और आपका अलायंस सिर्फ हमारे साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। और आपके राज्य के अंदर हमारी एक सेना की टुकड़ी हमेशा मौजूद रहेगी और हमारे इन्वॉइस आपके डिपार्टमेंट के अंदर बैठेंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठेंगे। ये अलायंस साइन करने से टीपू ने मना कर दिया और जैसे ही उसने मना किया तो ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया 1799 में। अब ये जो वॉर होता है ये बहुत ही छोटा होता है लेकिन बहुत ही डिसाइसिव होता है, यानी कि इसमें जान और माल दोनों का बहुत नुकसान होता है। बॉम्बे आर्मी किसके अंडर थी? जनरल स्टुअर्ट के अंदर, जिन्होंने मैसूर के ऊपर अटैक करना शुरू किया। वेस्ट, अगर ये मैसूर है तो यहाँ से किसने अटैक करना शुरू किया? जनरल स्टुअर्ट ने। और मद्रास आर्मी जिसकी कमान आर्थर वेलेस्ले के हाथ में थी, उन्होंने भी टीपू के ऊपर अटैक कर दिया। अब इस वजह से टीपू को श्रीरंगपट्टम में वापस जाना पड़ा, रिट्रीट टू हिज श्रीरंगपट्टम, यानी कि उसे वॉर डिक्लेयर करने के बाद अपनी कैपिटल की ओर भागना पड़ा। इसी दौरान, इस युद्ध के दौरान टीपू की हत्या हो जाती है और उसकी फैमिली को पहले वेलोर भेजा गया, बाद में वो कलकत्ता चले गए। टीपू की यहाँ पे हत्या होने के बाद टीपू डाइड, और ये तो मारना ही था, टीपू को मार दिया गया था इस वॉर के एंड में। वो तो जाहिर सी बात है क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि अब हमें मैसूर को कब्जा करना है एनी हाउ, अब बहुत हो गई लड़ाई, अब इस खेल को ख़त्म करते हैं और टीपू को मार करके। और जो कृष्ण राजा यानी कि जो वोडिया डायनेस्टी थी उनका बेटा 5 साल का जो था कृष्ण राजा थर्ड, उन्हीं को गद्दी के ऊपर बिठा दिया गया था
और पूर्णिया जो प्रीवियस मिनिस्टर था उसको दीवान बना दिया गया। तो यानी कि जो ओल्ड पोजीशंस थी उनको वापस में कर दिया था कि आप ही गद्दी के ऊपर बैठिए और आप ही रूल करेंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट्स थे किंगडम के वो ब्रिटिश और निज़ाम ने आपस में डिवाइड कर लिए, क्योंकि कब्जा तो इन्होंने ही किया था, तो जाहिर सी बात है जितना भी किनारा है, वायनाड है, कोयम्बटूर है, धर्मपुरी, श्रीरंगपट्टनम, इन सबको ब्रिटिशर्स ने ले लिया। और जो चित्तौड़ और ऊटी वाला इलाका है और चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट हैं वो निज़ाम ने ले लिए। और ब्रिटिश का एक रेजिडेंट हमेशा मैसूर में मौजूद रहेगा, ये शर्त तो मंजूरी थी। तो इसी के साथ हमने एंग्लो मैसूर वॉर्स कंप्लीट कर लिए। अब इन मैसूर वॉर्स में जितनी भी ट्रीटी हुई हैं, 3 ट्रीटी हुई हैं, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। आपको ये तीनों ट्रीटी याद करनी है सीरियल वाइज। एज आई सेड, अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें जीमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारे इस इनिशिएटिव को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड कंटेंट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसे शेयर कीजिए। थैंक यू। आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए अगर आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड येस, ऑफ कोर्स, इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।